एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में विल टॉक अबाउट इंसेंटिव्स। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपसे मोटिवेशन की बात की थी। तो इंसेंटिव्स आर व्हाट, पता है? इंसेंटिव्स आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। इंसेंटिव्स क्या है? मोटिवेशन का एक सोर्स है जो एम्प्लॉय को इंकरेज करते हैं कि एम्प्लॉय क्या करें, बेहतर वर्क परफॉर्म करें ऑर्गेनाइजेशन में। So if you want to define the incentives, so we can easily define incentives as the reward which are given to the employee over and above their basic wages and salaries. है ना? ये इंसेंटिव्स का एक तरह का रिवॉर्ड जो एम्प्लॉय को मिलता है उसकी वेजेस और सैलरी के अलावा इन रिकग्निशन टू हिज बेटर परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कब मिलता है ये रिवॉर्ड? जब एम्प्लॉय क्या करता है, बेटर वर्क परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में, या इसलिए दिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय क्या हो, इंकरेज हो और बेहतर वर्क परफॉर्म करे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। इफ यू टॉक अबाउट द इंसेंटिव्स, तो इंसेंटिव को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे इंसेंटिव्स। एक तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकती है या तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकती है। तो हमने आज की इस वीडियो में आपसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और इनके सारे टाइप्स की बात करनी है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होती है? ये वो इंसेंटिव्स होती है विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सारी इंसेंटिव्स जो मनी के टर्म में प्रोवाइड की जाती है या मॉनेटरी बेनिफिट के तौर पे एम्प्लॉय को दी जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं। और दूसरी वाली इंसेंटिव्स क्या होती है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये वो इंसेंटिव्स होती है जिनको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता नहीं है। अगर आपको मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन याद होगी तो आपको याद होगा कि वहाँ पे एम्प्लॉय को इंकरेज करने के लिए ये 5 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की नीड बनाई गई थी। दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, है ना। तो ये शुरू की 3 नीड्स है ना एम्प्लॉय में। जिन एम्प्लॉय में ये शुरू की 3 नीड्स बड़ी एक्टिव होती हैं वो नीड्स उसकी सेटिस्फाई की जाती हैं बाय प्रोवाइडिंग देम द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और जिन एम्प्लॉयज में बाद की 2 नीड्स, दैट इज ईगो नीड्स और द एस्टीम नीड्स एंड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स बड़ी हाई होती हैं, एक्टिव होती हैं, तो उनकी वो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको प्रोवाइड किया जाता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मतलब मोटी बात ये है कि लो लेवल पे सर एम्प्लॉय को इंकरेज करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है, और टॉप और मिडिल लेवल पे एम्प्लॉय को इंकरेज करने के लिए सर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का टाइप क्या है? पहला है पे एंड अलाउंसेस, है ना सर। रेगुलर पे एंड रेगुलर इंक्रीमेंट इन द वेजेस एंड सैलरीज एंड ग्रांट ऑफ अलाउंसेस बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एक्ट एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रेगुलर सैलरीज वेजेस मिल रहा है और उनको हाई रेट ऑफ अलाउंसेस मिल रहा है तो ये क्या करता है सर? एम्प्लॉय को इंकरेज करता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो इन वेजेस और सैलरीज को क्या किया गया है? एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर दिया गया है। मीन्स वो एम्प्लॉय जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा उसकी वेजेस, सैलरी और अलाउंसेस उसको उतनी ज़्यादा ही मिलेंगी। यही रीज़न है कि एम्प्लॉय पूरी कोशिश करता है अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए ताकि उसको हाई वेजेस और सैलरी मिल सके। नेक्स्ट जो हमारी फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन हर साल अपने टारगेट प्रॉफिट को डिटरमाइन कर लेती है ना, जिसको हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड टारगेट प्रॉफिट। सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पूरे साल के टारगेट प्रॉफिट को डिटरमाइन किया 10 लाख, और ईयर के एंड पे ये पाया गया कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो 15 लाख हो गया, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेक्ट किया था उसका इस साल का प्रॉफिट कितना होगा? 10 लाख होगा, और उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? 15 लाख हो गया, जो कि ज़्यादा है ना, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये मानती है कि इस इंक्रीज प्रॉफिट में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। इसका पूरा क्रेडिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को उसको देती है, एम्प्लॉय को देती है, और ऐसे इंक्रीज प्रॉफिट में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एम्प्लॉय को एक शेयर देती है। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। अब एम्प्लॉय पूरी कोशिश करता है ना, कि हर हाल में ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो टारगेट प्रॉफिट से ज़्यादा आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा आ जाएगा तो एम्प्लॉय को वेजेस और सैलरी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ उसको इस एक्सेस प्रॉफिट में एक शेयर भी मिलेगा। हमारा जो तीसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव है दैट इज को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एम्प्लॉय के साथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को शेयर करती है अगर प्रॉफिट टारगेट सेट लिमिट को क्या करता है? एक्सीड कर जाता है। लेकिन को पार्टनरशिप में क्या होता है? को पार्टनरशिप में कंपनी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के शेयर दे देती है। तो शेयर देने से क्या होता है? एम्प्लॉय कंपनी के प्रॉफिट में तो पार्टिसिपेट करने ही लग जाता है, उसको प्रॉफिट में शेयर मिलने ही लग जाता है, साथ साथ वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर जाता है। स्टॉक ऑप्शन का मतलब यही है कि कंपनी क्या करती है? एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के शेयर दे देती है। जैसे कंपनी एम्प्लॉय को शेयर दे देती है तो एम्प्लॉय को प्रॉफिट में तो शेयर मिलता ही मिलता है जो यहाँ पे हो रहा था, लेकिन उसके साथ एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करना लग जाता है। जब वो कंपनी का ओनर बन जाता है तो एम्प्लॉय पूरी कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो?
इंक्रीज हो, हमेशा एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, बेटर वर्क परफॉर्म करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट इंक्रीज होती चले जाए, जिससे उसको रेगुलर वेजेस और सैलरी तो मिलेगी, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में एक शेयर भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव है डेट इज बोनस। अब बोनस क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेट इज वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस, है ना। अगर एम्प्लॉय क्या करता है, उसके लिए जो टारगेट सेट किए जाते हैं उन टारगेट को अटेन कर लेता है, तो उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉय को उसकी वेजेस सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोनस कहते हैं। लेकिन बोनस सभी मिलता है जब एम्प्लॉय क्या करता है, जो उसके लिए टारगेट सेट किया जाता है उस टारगेट को अटेंड करता है, उस टारगेट से भी एक्स्ट्रा परफॉर्म करने लग जाता है, तो उसको क्या होता है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, दैट इज नोन एज व्हाट, बोनस। इंडिया में बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है दैट बोनस इज जनरली गिवन ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, है ना। जैसे दीपावली के टाइम पे या दशहरा के टाइम पे क्या होता है, एम्प्लॉय को बोनस मिलता है, और इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सर फ्री ट्रिप टू फॉरेन कंट्रीज और गोल्ड। Now the next financial incentive is what? Commission. Commission is a very common incentive which is given to the employee who is working under the sales department. ये बड़ी कॉमन इंसेंटिव है जो किसको दी जाती है, जनरली सेल्समैन को दी जाती है ना। जहाँ पे सर उसकी जो कमीशन है वो लिंक कर दी जाती है उसकी सेल्स के साथ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हमेशा सेल्समैन इंकरेज होगा ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने के लिए। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करेगा तो एम्प्लॉय का फ़ायदा क्या होगा, सेल्समैन का फ़ायदा क्या होगा कि जितनी ज़्यादा सेल्स उतनी ज़्यादा उसको कमीशन मिलेगी। और ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा क्या होगा कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो रेवेन्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। तो कमीशन भी बड़ा अच्छा इंसेंटिव्स है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, जो जनरली पे किसको दिया जाता है, सेल्समैन को, वो इंडिविजुअल जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है डेट इज सजेशन सिस्टम। अब देखो जनरली एम्प्लॉय जो होता है ना, वो कई ऐसे टेक्निक को जानता है जो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, लेकिन एम्प्लॉय इन टेक्निक्स को ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर करने में हेजिटेट करता है, क्योंकि उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला होता है। तो सजेशन सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया ताकि वर्कर का पार्टिसिपेशन बढ़ पाए, है ना, डिसीजन मेकिंग में। इस सिस्टम में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ सर कुछ ट्रिक्स बताता है, कुछ सजेशन देता है, और अगर वो सजेशन को मैनेजमेंट सुनता है ध्यान से, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि इस सजेशन से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो सकता है, तो एम्प्लॉय को उस सजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और अगर उन सजेशन से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हुआ तो उस फायदे में एक शेयर ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को भी देती है जिसने वो सजेशन दिया था। तो क्योंकि एम्प्लॉय को चांसेस होती है कि अगर वो सजेशन से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है, तो प्रॉफिट में एक शेयर किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। इसलिए एम्प्लॉय भी क्या होता है, इंकरेज होता है अपने सजेशन को मैनेजमेंट के साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट, सब प्रोडक्टिव लिंक विथ वेज इंसेंटिव्स। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे तूने पढ़ा है डिफरेंशियल पी सेट सिस्टम, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, बस ये वही है प्रोडक्टिव लिंक विथ वेज इंसेंटिव, जहाँ पे सर जो वर्कर की वेजेस है उसको लिंक किससे कर दिया जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ, है ना। अब इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉयर जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको हायर वेजेस सैलरी मिलेगी क्योंकि इसकी पर वेज रेट क्या आज़ादी होगी। वो एम्प्लॉय जो क्या होगा, जो भी इनएफिशिएंट होगा उसकी सैलरी क्या होगी, कम होगी, उसको वेजेस कम मिलेगी। तो ऐसा क्या होगा, इससे एफिशिएंट एम्प्लॉय भी इंकरेज होता है अपने एफिशिएंसी लेवल को मेंटेन करने में, और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, वो भी कोशिश करता है एफिशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आने के लिए, ताकि उसको भी हाई वेजेस और सैलरी मिले। इससे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती है, इनएफिशिएंट एम्प्लॉय की, और एफिशिएंट एम्प्लॉय की एफिशिएंसी लेवल मेंटेन रहता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट सर, रिटायरमेंट बेनिफिट। अब रिटायरमेंट बेनिफिट हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहता है तब तो उसको रेगुलर वेजेस और सैलरी मिलती है, लेकिन एक एज के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो उसकी वेजेस और सैलरी बंद हो जाती है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय चल जाता है तो उसके बाद उसको कुछ फंड मिलते हैं, जैसे ग्रेचुइटी हो गया, पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, जिससे एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद ये क्या होता है, ईजिली अपनी लाइफ को कैरी कर सकता है। तो जनरली रिटायरमेंट बेनिफिट उन एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनमें सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स बहुत ज़्यादा है। Next is what? Some perquisites and perks. These are the benefits which is being given by the employer to the employee, and the payment of such benefit is being paid by the employer. इन बेनिफिट्स पे जो खर्च होता है वो कौन पे करता है, वो एम्प्लॉयर ही पे करता है।
अब पर्क्स ऑफ बेनिफिट्स की बात करें, परक्विजिट्स की बात करें, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन हो गई, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, दीज आर व्हाट द पर्क्स एंड द परक्विजिट्स जो एम्प्लॉय को क्या करती है, इंकरेज करती है ताकि एम्प्लॉय क्या करे, बेहतर वर्क परफॉर्म करे और एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करे।